हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अपने कल्चर पढ़ रहे थे। कल्चर का कई टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने नए टॉपिक के साथ फिर आया हूं मैं। तो आज अपने एक अच्छा सा टॉपिक है। आपके सिलेबस में लिखा आता है कि राजस्थान की जनजातियां। उन राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी वह क्षेत्र या आदिवासी इलाका राजस्थान का जहां पर ज्यादातर जनजातियां रहती हैं। मेवाड़, उदयपुर संभाग है, उसके अंदर ज्यादातर जनजातियां रहती हैं। तो राजस्थान में कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं। सारी की सारी विस्तार से अपने चर्चा करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे, वो सारे के सारे मद्देनजर रखते हुए उन पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो राजस्थान की जनजातियां, वह जनजातियां, एक होती है अनुसूचित जाति, एक होती है अनुसूचित जनजाति। अंतर दोनों में, यानी राजस्थान की जनजातियां इतनी स्पेशल क्यों हो जाती है पढ़ना? बाकी जातियां हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट इतनी नहीं? जनजातियां टॉपिक अलग कल्चर के अंदर दिया आता है, सिलेबस के अंदर जनजातियां दिया आता है। वह लोग जो अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़े, जो अपनी मूल संस्कृति थी उनको नहीं छोड़े हुए, उनको अपने बोलते हैं जनजातियां। और जो आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए, उनको बोलते हैं जातियां। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो कौन से जिले के अंदर पाई जाती हैं? तो जिला अपने है उदयपुर। उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या जनजातियां पाई जाती हैं। और उदयपुर जिले के अंदर टोटल जो जनजाति हैं वो कितने लोग रहते हैं? जनजातियों के जो लोग हैं वो कितने रहते हैं? तो 15.25 लाख लोग रहते हैं। कम है राजस्थान के ऐसा जिला जहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी जनजातियां वहां पर कम रहती है, वो है बीकानेर। बीकानेर के अंदर 7,779 इतने लोग रहते हैं, लोग हैं। ये तो है सर्वाधिक कम। सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहे कि सर्वाधिक और सबसे कम। अब अनुपात, एक क्वेश्चन अनुपात का बनता है कि राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर अनुसूचित जनजाति का अनुपात ज्यादा है। तो अनुसूचित जनजाति का अनुपात ज्यादा किसका है? तो बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का अनुपात है 76.04% है। यह अनुपात है 76.04%। और सबसे कम बीकानेर का है 0.3%। 0.3%, याद रखना इसको। सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में, कम जनजातियां बीकानेर में। सर्वाधिक अनुपात बांसवाड़ा का, कम अनुपात बीकानेर का। आगे देखो, अगले पेज पर चलते हैं अपने। अब बात आती है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लिंगानुपात। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान का सीधा सा लिंगानुपात पूछ ले कि आपसे राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात बता देता हूं क्या चीज होती है। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है उनको बोलते हैं अपने लिंगानुपात। वैसे राजस्थान का लिंगानुपात 928, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो 928 है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं अपने जनजातियों के लिंगानुपात की। तो राजस्थान में जनजातीय लिंगानुपात कितना है? तो 948। और सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है 1000, यानी अनुपात यहां पर सेम। 1000 अगर पुरुष हैं तो 1000 ही महिलाएं डूंगरपुर के अंदर। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है धौलपुर का, और धौलपुर का है 848, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जनजातीय महिलाएं कितनी है? तो 848 है। अब एक संस्था देखो, अनुसूचित जाति को या जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए, उनके मूल संस्कृति को बनाए रखने के लिए, या उनकी जो मांगे हों उनको पूरी करवाने के लिए एक संस्था बनाएगी, राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना सरकार कब करती है? तो 19 मार्च 2001। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 19 मार्च 2001। आगे चलते हैं अपने। देखो एक और संस्था अपने, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये कहां पर है? इसका मुख्यालय है उदयपुर के अंदर, और इसकी स्थापना होती है 1964।
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अंदर है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों के अंदर मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाना। यह संस्था एक मेले का आयोजन करती है, उस मेले को अपने क्या बोलते हैं, तो हमेलो। हमेलो नाम का एक मेला आयोजित है, इस संस्था द्वारा किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अंदर 1964 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जनजातीय क्षेत्रों के अंदर या आदिवासी इलाकों के अंदर मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाना। मनोरंजन करवाने के लिए यह संस्था हमेलो नामक मेले का आयोजन करवाती है। फिर देखो एक मैंने लिखा है माडा, MADA, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस माडा की स्थापना होती है 1979 के अंदर। लिख देता हूं यहां पर, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये भी आदिवासी इलाकों के अंदर बढ़ावा देने के लिए, आदिवासियों की मांग पूरी करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपने मीणा जनजाति से। मीणा जनजाति, ये जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो सर्वाधिक रहते कहां पर है, जयपुर में, इसके अलावा सवाई माधोपुर में, इसके अलावा दौसा के अंदर, अलवर के अंदर, लेकिन ज्यादा है वो जयपुर के अंदर। मीणा जनजाति के लोग ज्यादा जयपुर के अंदर। जनजातियों में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है तो वो कौन सी है, मीणा, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति। मीणा शब्द है वो मीन शब्द से बना है, और मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ होती है मछली। तो मीणा शब्द मीन शब्द से बना, मीन शब्द का मतलब होता है मछली। अब एक ग्रंथ है मीणा पुराण। मीणा पुराण ग्रंथ लिखा था मुनि मगन सागर ने। मुनि मगन सागर ने, मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण ग्रंथ लिखा। मीणाओं के गुरु कोई पूछ ले कि मीणाओं के गुरु कौन थे, तो मुनि मगन सागर थे। और ये जो मीणा पुराण ग्रंथ है, इस मीणा पुराण ग्रंथ के अंदर मीणाओं की 24 खांप और 5200 गोत्र बताई गई। मीणा पुराण ग्रंथ लिखा मुनि मगन सागर ने, और इसके अंदर लिखा कि मीणाओं की 24 खांप और 5200 गोत्र हैं। इसका मतलब 24 तो जातियां और 5200 उपजातियां, ठीक है, ये मुनि मगन सागर ने लिखा। अब देखो मीणाओं के अंदर जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या बोलते हैं, ये पटेल बोलते हैं। मीणा लोग गांव को क्या बोलेंगे, तो पंच पटेल। और जंगली घर, यानी जंगल में कोई खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं या कहीं और कोई झोपड़ी वगैरह बना कर रहे हैं, उस जंगली घर को क्या बोलते हैं, मेवास्य। लकड़ी वगैरह से छोटी झोपड़ी नुमा आकृति का बनाते हैं घर, उसको बोलते हैं मेवास्य। अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान होता है, उसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी बोलते हैं। तो थोड़ा दोबारा देखिए इस पेज को। मीणा जनजाति सर्वाधिक कहां रहती है, तो जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर क्षेत्र के अंदर। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो मीणा जनजाति। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मछली। मीणा पुराण ग्रंथ लिखा मुनि मगन सागर ने, जिसमें मीणाओं की 24 खांप और 5200 गोत्र बताई गई है। मीणाओं के गुरु आपसे पूछ ले कौन, तो मुनि मगन सागर। मीणा लोग मुखिया को क्या बोलते हैं, जो मेन सदस्य होता है उसको बोलते हैं पटेल, और गांव को बोलेंगे पंच पटेल। जंगलों के अंदर जो घर बनाते हैं उनको बोलते हैं मेवास्य। अनाज रखने का जो पात्र होता है उसको बोलते हैं ओवरी। फिर देखो अगले पेज पर चलते हैं। अब मीणाओं के अंदर कई प्रकार है। मीणा लोग बहुत प्रकार के काम करते थे। मीणाओं का राजपाट भी हुआ करता था। ये जयपुर, दौसा, आमेर वाला इलाका है ना, यहां पर मीणा जनजाति के लोग राज करते थे।
और बूंदी क्षेत्र के अंदर राज करते थे ये लोग। देखो मीणा, बूंदी क्षेत्र का नाम ही बुंदा मीणा के नाम पर पड़ा है। इसका मतलब बुंदा मीणा नाम का कोई व्यक्ति था जिसने वहां पर राज किया था। इसका मतलब ये राजपाट किया करते थे। और आमेर दौसा क्षेत्र के अंदर भी इनका राजपाट हुआ करता था। बाद में दुल्ले राय मीणाओं को हराकर वहां पर साम्राज्य स्थापित करता है। लेकिन दुल्ले राय के बाद या आमेर के कछवाहों का राज तिलक करने वाली जाति ही मीणा जाति है। तो जमींदार मीणा, यानी सारे के सारे काम करते हैं जमींदार मीणा। जो मीणा व्यक्ति खेतीबाड़ी का काम करता है, जो मीणा व्यक्ति खेतीबाड़ी का काम करता है उसको क्या बोलेंगे अपने? जमींदार मीणा बोलेंगे। फिर चौकीदार मीणा, रखवाली का काम करने वाले मीणा व्यक्ति को अपने बोलेंगे चौकीदार मीणा, रखवाली करने वाला, रखवाली करने वाला। खेतीबाड़ी का काम करने वाला जमींदार मीणा, रखवाली करने वाला चौकीदार मीणा। फिर है उजला मीणा, मांस का सेवन न करने वाला, मांस का सेवन न करने वाला क्या कहलाएगा? उजला मीणा कहलाएगा। जो व्यक्ति मांस का सेवन मीणा जनजाति के अंदर नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? उजला मीणा। फिर है मेला मीणा, मांस का सेवन करने वाला, मांस का सेवन करने वाला मेला मीणा कहलाएगा। जो मांस का सेवन नहीं करते हैं उसको बोलते हैं उजला मीणा, जो मांस का सेवन करते हैं उनको बोलते हैं मेला मीणा। फिर पड़िहार मीणा, पाड्डे का मांस जो खाता है उसको बोलते हैं पड़िहार मीणा। पाड्डे का मांस खाने वाले को पड़िहार मीणा बोले। चौकीदारी खेत रखवाली करने वाला, जमींदार खेतीबाड़ी करने वाला, उजला मीणा मांस का सेवन न करने वाला, मेला मीणा मांस का सेवन करने वाला, पड़िहार मीणा पाड्डे का मांस खाने वाला। फिर देखो और सुरते वाला मीणा, सुरते वाला मीणा, मीणा पुरुष और किसी अन्य जाति की महिला से उत्पन्न संतान को क्या बोलेंगे अपने? सुरते वाला मीणा। मीणा जनजाति का तो पुरुष है, उसने अगर लव मैरिज कर ली और किसी अलग कास्ट की अगली महिला, तो उन दोनों से जो संतान पैदा होगी वो कहलाएगी सुरते वाला मीणा। फिर चौथिया मीणा, चौथिया मीणा चौथ कर वसूलने वाला। एक टैक्स लिया जाता था चौथ नाम का कर, यानी इनकम का चौथा हिस्सा, उसको बोला जाता था चौथिया कर। और चौथिया कर वसूलने वाले को चौथिया मीणा कहते थे। ठीक है, चौथिया कर वसूलने वाले को चौथिया मीणा। और उत्तरी पूर्वी मीणा कहते हैं, उत्तरी पूर्वी मीणा है वो उच्च कुल का माना जाता है। उच्च कुल का मीणा है वो उत्तरी पूर्वी मीणा कहलाता था। और जो निम्न कुल का मीणा है उसको बोलते थे दक्षिणी पूर्वी मीणा। उच्च कुल का उत्तरी पूर्वी मीणा, निम्न कुल का दक्षिणी पूर्वी मीणा है। एक है उत्साहार मीणा, उत्साहार मीणा। कर्नल टोड ने कहा कि असली मीणा ये है। आपसे पूछ ले कि कर्नल टोड ने असली मीणा किसको माना, तो उत्साहार वंश के मीणाओं को कर्नल टोड ने असली मीणा माना है। फिर देखो मीणाओं की कुलदेवी, मीणाओं की कुलदेवी कौन सी है? तो जीण माता याद करना। जीण माता, रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है और वो जीण माता है मीणाओं की कुलदेवी। फिर आपसे एक चीज और पूछ लेते, कई बार अभी तक आया तो है नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, तो फिर भी कोई पूछ ले तो सीधा सा आपसे पूछेंगे कि मीणा जनजाति की कुलदेवी कौन सी है, तो आपको करना है जीण माता। फिर अलवर की मीणाओं की कुलदेवी, तो अलवर क्षेत्र के अंदर मीणा लोग रहते हैं, उनकी कुलदेवी, तो अलवर के अंदर नारायणी माता का मंदिर, अलवर के मीणाओं की कुलदेवी हो जाएगी नारायणी माता। फिर भरतपुर के अंदर, भरतपुर के मीणाओं की कुलदेवी कौन सी? तो भरतपुर के अंदर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र के अंदर वही नारायणी माता है। इसके करौली के जो मीणाओं की कुलदेवी होगी वो केला देवी हो जाएगी।
ये अलग थोड़ा सा है, बाकी सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मीणाओं की कुल देवी कौन सी, जीर्ण माता। अब इनके देवता, देवता दो देवता याद करने हैं, एक है बुज देवता, बुज देवता, और दूसरे गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर बाबा। इस गौतमेश्वर बाबा को भूरिया बाबा भी बोलते हैं, भूरिया बाबा। कहते हैं भूरिया बाबा की सौगंध खाकर मीणा जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते, भूरिया बाबा की सौगंध खाकर झूठ नहीं बोलेंगे। राजस्थान के अंदर गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर ये जगह पड़ती है। कहते हैं मंदिर के अंदर वर्दीधारी पुलिसकर्मी नहीं जाते। और यहां पर जो मेला लगता है गौतमेश्वर बाबा का वो कब लगता है, तो वैशाख पूर्णिमा याद कर लेना आपने, वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। ये चीजें याद करनी है। इस पेज पे दोबारा बता देता हूं आपको। तो मीणा जनजाति के पुरुष और किसी अन्य जाति की महिला से जो कोई संतान होगी तो वो बोलेंगे सुरते वाला मीणा। चौथ या नाम का एक टैक्स हुआ करता था, उसको कोई वसूल रहा है तो वो चौथिया मीणा कहलाएगा। उच्च कुल की मीणा को उत्तरी पूर्वी मीणा और निम्न कुल के मीणा को दक्षिणी पूर्वी मीणा। और कर्नल टोड ने किसी को असली मीणा कोई जाति को माना तो वो है उसहार मीणा। फिर देखो इनकी कुलदेवी, कुलदेवी जीर्ण माता याद करना है। नवरात्रों में मेला लगता है, रेवासा सीकर के अंदर माता का मंदिर है। फिर देवता, मीणाओं के देवता कोई पूछे तो बुज देवता और एक गौतमेश्वर बाबा। गौतमेश्वर बाबा को दूसरा नाम है भूरिया बाबा। गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है और वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। कहते हैं भूरिया बाबा की सौगंध खाकर मीणा जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते। अगले पेज पर अपने चलते हैं। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर के अंदर यह जगह पड़ती है, सवाई माधोपुर के अंदर। इस रामेश्वरम को मीणाओं का प्रयाग कहते हैं, मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। परशुराम जी की तपोभूमि थी, परशुराम जी की तपोभूमि। यहां पर मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला लगता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर, जहां पर 3 नदियों का संगम भी है। रामेश्वर में 3 नदियां आकर मिलती है। वो 3 नदियां कौन कौन सी यहां पर आकर मिलती है, तो एक नदी है चंबल, दूसरी है बनास और तीसरी है सीप। चंबल, बनास और सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर रामेश्वरम है, जिसको मीणा जनजाति का प्रयाग कहते हैं। वहां पर ये परशुराम जी की तपोभूमि मानी जाती है। ये तो देवता हो गए, देवियां हो गई और इनका मेला हो गया। अब जो मीणा जनजाति में कई विवाह के प्रकार हैं, वो विवाह के प्रकार देखो कौन से हैं। विवाह है वो किस तरीके से होते हैं, विवाह ठीक है, नाता। पुनर्विवाह की जो प्रथा है वो क्या कहलाती है, नाता कहलाती है, पुनर्विवाह की प्रथा। फिर एक है झगड़ा राशि। ये झगड़ा राशि पूरा नाम है झगड़ा राशि। झगड़ा राशि दुर्घटना में ली जाती थी, सॉरी, झगड़ा राशि स्त्री का पूर्व पति भावी पति से जो राशि लेगा वो क्या कहलाएगी, झगड़ा राशि। मान लिया देखो, अगर कोई महिला ये बोल दे अपने पति को कि मैं तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को कोई और पसंद आ गया, तो पहले वाला जो पति कहेगा वो क्या, और तो फिर वो क्या कह सकता है, बेवफाई तो बेचारे के साथ हो ही गई। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा बस चली जा। पर जो सामने वाला तेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको ये बोल देना कि मेरे को पेमेंट चाहिए, वो जो पेमेंट ली जाती है उसको बोलते हैं झगड़ा राशि। फिर है मोताणा राशि, दुर्घटना में ली जाने वाली राशि, एक्सीडेंट में ली जाने वाली राशि। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया और जो एक्सीडेंट जिसने किया है और मीणा जनजाति किसी व्यक्ति को चोट आएगी तो वो राशि वसूलेगा, वो क्या कहलाएगी, मोताणा राशि कहलाएगी। ब्रह्म विवाह,
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह होगा उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, यानी मीणाओं में एक प्रथा है, ब्रह्म विवाह की प्रथा है। जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं उस प्रथा को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह, लड़की की इच्छा के अनुसार, लड़की की इच्छा हो रही है कि मैं इसके साथ शादी करनी, और उसके साथ अगर शादी कर रहे हैं तो वो, जैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने जो विवाह किया था, लड़की की इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज के साथ शादी करनी है, ऐसे विवाह को बोलते हैं गंधर्व विवाह। फिर राक्षस विवाह, घर वाले राक्षस बन जाते हैं, लड़की कहीं और शादी करवाना चाहते हैं, घर वाले जबरदस्ती कहीं और कर रहे हैं, यानी लड़की की इच्छा के विरुद्ध, लड़की की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की जा रही है उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। फिर देखो अगले पेज पर, एक मोरणी, मोरणी मांडना, मोरणी मांडना, यह विवाह के अंदर एक रस्म होती है। विवाह के अंदर एक रस्म होती है मोरणी मांडना। मीणा जनजाति के अंदर जो महिलाएं अपने बॉडी पर, हाथ पर, चेहरे पर और के पार्ट पर मोरणी गुदवाती है, टैटू बनवाती है मोरणी के, उसको बोलते हैं मोरणी मांडना। फिर शब्दावली, एक मैंने लिखा है गोटन और एक लिखा है गेली। गोटन, सखियों का समूह, सखियों का समूह, यानी मीणा जनजाति के अंदर जो लड़कियों का, जो आपस में जो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड होती हैं, एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं गोटन। फिर गेली, ये क्या करते हैं, रंग खेलते समय, रंग खेलते समय रुमाल बंधी हुई छड़ी हाथ में लेते, रुमाल बंधी हुई छड़ी हाथ में लेते, उसको बोलते हैं गेली। याद रखना, विवाह के अंदर टैटू जो बनवाते हैं, मोरनी के जो चित्र बनवाते हैं शरीर के ऊपर, गोदने गुदवाते हैं, उसको बोलते हैं मोरनी मांडना। मीणा जनजाति की जो लड़कियां होती हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है सहेलियों का, उसको बोलते हैं गोटन। रंग खेलते समय एक छड़ी हाथ में लेते हैं, रुमाल जिसके आगे बंधा होता है, उसको बोलते हैं गेली। अब मीणा जनजाति के नृत्य, लास्ट में चलते हैं अपने नृत्य पर। 3 नृत्य याद करने, एक है नेजा, एक है रसिया, तीसरा है हुंदरी। ये 3 नृत्य याद करना, नेजा, रसिया, हुंदरी, ये मीणा जनजाति के 3 नृत्य आपको याद करने। फिर चलते हैं अगली जनजाति के ऊपर चलते हैं। देखो अब है भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां, तो भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर भील जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। तो भील शब्द हैं वो द्रविड़ भाषा के शब्द से बने। द्रविड़ भाषा का एक शब्द है व्हील, द्रविड़ भाषा का एक शब्द है व्हील, और व्हील का अर्थ होता है तीर कमान। इसका मतलब इनका काम क्या हुआ करता था, तीर कमान चलाना, तीर कमान चलाते थे, इसलिए व्हील नाम हुआ, और व्हील नाम धीरे धीरे होता होता चेंज होता होता भील हो गया। भीलों का व्याकरण किसने तैयार किया? भीलों का व्याकरण तैयार किया थॉमसन ने। भीलों को कर्नल टोड ने नाम क्या दिया? कर्नल टोड ने इनको कहा वनपुत्र। महाभारत में इनके लिए क्या नाम हुआ? निषाद। संस्कृत में इनको कहते हैं मलेच्छ। और जो मानव शास्त्री लोग हैं वो इनको कहते हैं मुंडा। मुंडा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मीणाओं की मुखिया की। मीणा जनजाति के अंदर अगर एक गांव का मुखिया
एक गांव का मुखिया है तो उसको बोलेंगे तदवी, या इसको बोलेंगे वंशाऊ। अगर वही मुखिया कई गांव का है, कई गांव का मुखिया है, तो उसको बोलते हैं गमेती, या इसको बोलते हैं पालवी। गमेती या पालवी। दोबारा सुनिए थोड़ा सा। भील जनजाति के लोग ज्यादा कहां रहते हैं? तो उदयपुर याद करना आपको। दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा ये भील जनजाति के लोग रहते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के वील शब्द से हुई, और वील का अर्थ होता है तीर कमान, यानी इनका काम हुआ करता था तीर कमान चलाना। और भीलों का जो व्याकरण है, इनकी ग्रामर है, वो किसने तैयार की? तो थॉमसन नाम का एक राइटर हुआ था, उसने भीलों का व्याकरण तैयार किया था। अब अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए। जैसे मानव शास्त्री इन भीलों को क्या बोलते हैं? तो मुंडा याद करना है अपने को। कर्नल टोड ने नाम दिया था वनपुत्र। संस्कृत में इनको मलेच कहा गया, और महाभारत में इनको निषाद कहा गया। अब मीणा जनजाति, सॉरी, भील जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या बोलते हैं? एक गांव का अगर मुखिया है तो उसको बोलते हैं तदवी या वंशाऊ, या तो तदवी बोल देंगे या इनको वंशाऊ बोल देंगे। अगर वही कई गांव का मुखिया है तो उसको बोलेंगे गमेती, या बोल देते हैं पालवी। फिर अगले पेज पर चलते हैं अपने। देखो, ये घर को बोलते हैं, भील जनजाति के लोग घर को क्या बोलते हैं? घर को बोलते कू, कू भी बोल देते हैं, कई जगह टापरा भी आता है। तो घर को क्या बोलेंगे? कू या टापरा बोलेंगे। बरामदा, बरामदे को बोलेंगे डालिया। घर कू या टापरा, बरामदा डालिया। एक यानी बड़ा जो गांव है, बड़ा गांव है, उसको बोलेंगे पाल, और छोटा गांव है उसको बोल देंगे ये फला। ये चीजें याद करनी है अपने। घर को कू या टापरा बोलेंगे, बरामदा डालिया, बड़ा गांव पाल, और छोटा गांव फला कहलाता है। व्यवसाय, ये लोग करते क्या, काम क्या करते हैं? व्यवसाय, दो व्यवसाय याद करने हैं। ये कृषि भी करते हैं और एक शराब भी बनाते हैं। भीलों द्वारा जो कृषि की जाती है वो स्थानांतरित कृषि की जाती है, और स्थानांतरित कृषि जिसको झुमिंग भी कहते हैं, बालरा भी कहते हैं, दजिया भी कहते हैं राजस्थान के अंदर, तो कृषि कहते हैं। और इनके द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है झुमिंग कृषि। शराब, व्यवसाय है शराब। अपनी इनकम का 50% हिस्सा शराब में जाया करने वाली जनजाति भील। नो टेंशन रहो, खाओ पियो और मस्त रहो, कुछ नहीं साथ जाना है, ये इनकी सोच। अपनी इनकम का 50% हिस्सा शराब में जाया करते हैं। और एक महुआ नाम का वृक्ष है जो दक्षिणी राजस्थान में ज्यादातर पाया जाता है। महुआ नाम के वृक्ष से शराब बनाते हैं, उस शराब को बोलते हैं मावड़ी, यानी इनके द्वारा जो ब्रांड बनाया जाता है उसको बोलते हैं मावड़ी। और महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनके लिए कल्प वृक्ष है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है इसको। अब मैंने लिखा है फायरे फायरे, ये इनकी शब्दावली। ये शब्दावली क्या यूज करते हैं? फायरे फायरे। भीलों का जो रण घोष होता है उसको बोलते हैं फायरे फायरे। कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल घड़ी आ जाए, तो फायरे फायरे शब्द बोलेंगे और भील जनजाति के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उस मुसीबत का सामना करेंगे। तो भीलों का रण घोष क्या कहलाता है? फायरे फायरे। डाम लगाना, ये डाम लगाना उपचार पद्धति होती है। उपचार पद्धति, छोटी मोटी दिक्कत होती है, डाम लगा के सही कर लेते हैं। क्या होता है डाम लगाना? तो कहीं कोई शरीर के पार्ट पर थोड़ी बहुत सूजन आ गई हो, या कोई गुमड़ा हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए सरिया गर्म करते हैं और उस पर लगा देते हैं, बॉडी के पार्ट पर लगा देते हैं, और उस पद्धति को बोलते हैं डाम लगाना। एक पाखरिया भील। पाखरिया भील किसको बोलते हैं? शत्रु सेना के घोड़े को मारने वाला, घोड़े को
मारने वाला। किसी भी दुश्मन की सेना के घोड़े को अगर मार दिया तो उस भील को बोलेंगे पखरिया भील। एक अपने आप से सम्मान का प्रतीक होता है पखरिया भील। पाड्डा शब्द बोलने से बहुत खुश होते हैं। अगर पाड्डा शब्द बोल दिया तो एक तरीके से इनमें एनर्जी आ जाती है कि वाह यार आज तो निहाल कर दिया गया। दोबारा देखो, घर कुया टापरा बरामदा डालिया। एक गांव जो सॉरी बड़ा जो गांव होगा, बड़ा गांव उसको बोलेंगे पाल, और छोटे से गांव को बोलते थे फला। व्यवसाय, दो तरीके के व्यवसाय इनमें प्रमुख है। एक तो कृषि करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी जंगलों को जलाकर कृषि करते हैं। एक स्थान पर 3-4 साल कृषि की, वो क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया तो नए स्थान पर जाकर कृषि करना शुरू कर देते हैं। उस कृषि को बोलते हैं जुमिंग वालरा या स्थानांतरित कृषि। दूसरा काम क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। अपनी इनकम का 50% हिस्सा शराब में जाया करते हैं। महुआ नाम का एक पेड़ होता है, उससे ये शराब बनाते हैं। महुआ पेड़ से मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। और महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब इनमें मैंने कई शब्दावली बताई। बिलों का जो रणघोष होता है उसको बोलते हैं फायरे फायरे। उपचार पद्धति है वो डाम लगाना है। शत्रु सेना के घोड़े को मारने वाले भील को पखरिया भील बोलेंगे। और पाड्डा शब्द किसी भील को बोल देते तो भील खुश हो जाता है। फिर टोटमवाद, ये विवाह के प्रकार है, दोनों के दोनों विवाह के प्रकार। टोटमवाद, किसी पशु पक्षी को साक्षी मानकर, किसी पशु पक्षी को साक्षी मानकर विवाह करना क्या कहलाएगा, टोटमवाद कहलाता है। किसी पशु पक्षी को पवित्र मानकर, साक्ष्य मानकर उसकी सौगंध खा लेते हैं और विवाह करते हैं, उसको बोलते हैं टोटमवाद। फिर हाथी वेडो विवाह, किसी वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना हाथी वेडो विवाह कहलाता है। पशु पक्षी जानवर को साक्षी मानकर विवाह कर रहे हैं तो कौन सा प्रकार हो गया, तो टोटमवाद हो गया। अगर वह किसी पेड़ पौधे वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करते हैं तो वो बोलते हैं हाथी वेडो विवाह। जी हाँ, हाथी वेडो विवाह है ना। इस हाथी वेडो विवाह के अंदर वर को तो बोलते हैं हर्ज और वधु को बोलते हैं लाडी। तो क्वेश्चन पूछे कि हाथी वेडो विवाह के अंदर वर को क्या बोलते हैं, तो हर्ज बोलते हैं और वधु को बोलते हैं लाडी। फिर भगोरिया पर्व, यह पर्व होता है, एक मेला आयोजित होता है। इस भगोरिया पर्व के अंदर युवक युवतियां अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये काम ठीक लग रहा है मेरे। भगोरिया पर्व, युवक युवतियां अपना लाइफ पार्टनर चुनती है। इसके अंदर युवक की फैमिली भी आती है साथ में और युवतियों की फैमिली भी साथ में आते हैं। अपने यहां पर जो मेले होते हैं उसमें तो फैमिली नहीं जाती, तो अकेले युवक युवतियां ही जाते हैं, लेकिन इनमें पूरी फैमिली साथ में जाती है। खेरदार विवाह, यह भी विवाह का एक प्रकार है, खेरदार विवाह। अगर कोई महिला जिसका पति एक्सपायर हो गया तो ससुराल वाले क्या करते हैं, उस महिला की शादी करते हैं किसी अन्य जगह। उस विवाह को बोलते हैं खेरदार विवाह। ससुराल की सहमति से, ससुराल की सहमति से विधवा महिला का विवाह, विधवा महिला का विवाह कहलाएंगे खेरदार विवाह। देवर पट्टा विवाह, नाम से पता लग गया, किसी विधवा स्त्री का विवाह देवर के साथ करना, देवर के साथ विवाह करना, देवर पट्टा विवाह। कई जगह इस देवर पट्टा विवाह का दूसरा नाम लिख देते हैं, गाधराणु भी कहते हैं, गाधराणु। ठीक है। फिर लीला मोरियो, लीला मोरियो ये विवाह से संबंधित एक रीति रिवाज या विवाह का संस्कार बोल सकते हैं अपने। भील जनजाति के अंदर विवाह के अंदर जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं लीला मोरियो संस्कार। और फिर नोत्रा राशि, नोत्रा राशि, ये नोत्रा राशि भील दुल्हन को दी जाती है। भील दुल्हन को दी जाने वाली, भील दुल्हन को दी जाने वाली राशि, भील दुल्हन को दी जाने वाली राशि।
थोड़ा देखिए दोबारा। किसी वृक्ष किसी पशु पक्षी जानवर को साक्षी मानकर विवाह करते तो टोटमवाद कहलाता है। किसी वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह कहते हैं, हाथीवेडो विवाह कहते हैं। हाथीवेडो विवाह के अंदर वर को हर्ज और वधु को लाडी कहते हैं। फिर भगोरिया पर्व, भगोरिया पर्व जिसके अंदर युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। खेरदार विवाह है, ससुराल वालों की सहमति है, किसी विधवा का विवाह है किसी अन्य जगह करना है तो उस विवाह को बोलते हैं खेरदार विवाह। देवर पट्टा विवाह, विधवा स्त्री का विवाह देवर के साथ कर देना, इस विवाह को गाधरणो भी कहते हैं। फिर लीला मोरियो संस्कार। लीला मोरियो संस्कार विवाह से संबंधित एक संस्कार होता है। नोतरा राशि बेल दुल्हन को दी जाती है। फिर देखो इनमें शब्दावली, ये माँ को क्या बोलते, पिता को क्या, माँ को बोलते हैं ये भील जनजाति के लोग माँ को क्या बोलेंगे, माँ को बोलते हैं आई, माँ को आई बोलते हैं। चाचा को बोलते हैं काका, ये तो नॉर्मल वर्ड है, अपने ही चाचा को ही लोग काका बोलते हैं। पिता, पिता को बोलेंगे बा और दादा को बोलेंगे मोटा बा। पिता बा और दादा मोटा बा कहलेंगे। फूफा, फूफे का नाम बड़ा क्यूट सा लेते हैं माही। ये अलग अलग कल्चर देखो, अपने इस क्षेत्र के अंदर हर रिलेशन है उनके नाम चेंज हो गए। बाप को पापा बोलते हैं, डैडी बोल देते हैं। मां को मम्मी बोल देते हैं। जीजा है जिसका नाम जीजू हो गया वर्तमान में। मामा को मामू बोल देते हैं, नाना को नानू बोल देते हैं। चेंज होता जा रहा है। लेकिन फूफा के नाम के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की अपने क्षेत्र के अंदर। एक भील जनजाति के लोग हैं जो फूफा को माही बोलते हैं। ससुराल, ससुराल को बोलते हैं ये हारो, ससुर को बोलते हैं सोरो और सास को बोलते हैं हाउ। ये नाम गजब है इनका। जैसे सास कईयों के तो हाउ से कम नहीं होती है, ये नाम से ही ठीक ठाक इन लोगों ने रखे। ससुराल को हारू बोलते हैं, ससुर को सोरो बोलते हैं और सास को हाउ बोल देते हैं। हलमा, सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। भील जनजाति के लोग जो सामूहिक रूप से कृषि करते हैं उसको बोलते हैं हलमा। फिर देखिए आगड़, भील पुरुष का स्मारक, भील पुरुष का स्मारक बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं आगड़। और भील स्त्री का स्मारक, भील स्त्री का स्मारक क्या कहलाएगा तो मातलोक कहलाएगा। भील पुरुष का स्मारक तो कहलाएगा आगड़, भील स्त्री का स्मारक कहलाएगा मातलोक। शीरा चोकली, शीरा चोकली को कई जगह शीरा चोकली, शीरा चोकली को कई जगह लिख देते हैं चीरा बाउसी। शीरा चोकली या चीरा बाउसी। हूबहू प्रतिमा बनाना, मर्तक की हूबहू प्रतिमा बनाना शीरा चोकली या चीरा बाउसी कहलाता है। तो भील पुरुष का स्मारक है वो तो कहलाएगा आगड़ और भील स्त्री का स्मारक है वो कहलाएगा मातलोक। अगर किसी मर्तक की हूबहू प्रतिमा जैसा था वैसे की वैसी अगर कोई प्रतिमा बना रहे तो उसको बोलते हैं शीरा चोकली या चीरा बाउसी। अब देखो भीलों के अंदर जो मेले होते हैं वो मेले कौन कौन से आयोजित होते हैं। एक है मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है। यह भीलों का प्रसिद्ध मेला है। मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील मारे गए थे 17 नवंबर 1913 के अंदर। उस घटना की याद में आश्विन पूर्णिमा को हर साल यहां पर मेला आयोजित किया जाता है। यह प्रसिद्ध मेला है भीलों का। फिर एक है घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला, यह भी बांसवाड़ा के अंदर ही लगता है। यह लगता है मानगढ़ धाम वाला तो आश्विन पूर्णिमा,
आश्विन पूर्णिमा। और ये जो गोटिया अंबा मेला है ये लगता है चैत्र अमावस्या को। गोटिया अंबा मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। फिर एक इनमें प्रसिद्ध मेला लगता है बेणेश्वर मेला, तो बहुत ही फेमस मेला है। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव में लगता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर लगता है। ये 3 नदियों के संगम पर लगता है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। यह मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को लगता है। वैसे चैत्र अमावस्या को एक पाबूजी का मेला भी लगता है कोलूमंड के अंदर, वो भी साथ में याद कर लेना। एक मानगढ़ धाम मेला लगता है आश्विन पूर्णिमा को बांसवाड़ा के अंदर। एक बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर लगता है। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। फिर अगले पेज पर चलते हैं। देवता, देवता कौन? भीलों के देवता, देवता इनके ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी बोल सकते हैं। ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी, इनका मंदिर है धुलेव उदयपुर में। धुलेव उदयपुर के अंदर इनका, धुलेव उदयपुर में इनका मंदिर है। इस केसरिया नाथ जी को कालिया बाबा भी बोलते हैं, कालिया बाबा, और केसरिया नाथ जी बोलते हैं। 3-4 नाम है, बताऊंगा क्यों नहीं बोलते हैं। मेला लगेगा आदिनाथ जयंती के दिन, यानी ऋषभ देव जयंती के दिन मेला लगता है, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला आयोजित होता है। ऋषभ देव जी आदिनाथ जी जैनियों के पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। दुलेव उदयपुर में इनका मंदिर है, जिनको भील जनजाति के लोग अपने देवता मानते हैं। काले पत्थर की बड़ी प्रतिमा है वहां पर ऋषभ देव जी की, इसलिए कालिया बाबा बोलते हैं। मंदिर के अंदर केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए केसरिया नाथ जी बोला जाता है। भील जनजाति के लोग कालिया बाबा की सौगंध खाकर झूठ नहीं बोलते, ये चीज याद रखना। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की सौगंध खाकर झूठ नहीं बोलते, और भील जनजाति के लोग कालिया बाबा की सौगंध खाकर झूठ नहीं बोलते। फिर इनकी देवियां, भीलों की कुल देवी, कुल देवी तो है आमजा माता। कुल देवी आमजा माता, जिनका मंदिर है केलवाड़ा नामक स्थान उदयपुर के अंदर। एक है खोडियाल माता। खोडियाल माता, विकलांग भील कौन सी माता का पूजन करता है जी? तो विकलांग भील खोडियाल माता का पूजन करता है। भीलों की कुल देवी आमजा माता है, विकलांग भील कौन सी माता का पूजन करता है? तो खोडियाल माता का पूजन करता है। एक इनकी देवी है गोरजा माता। भील जनजाति के लोग गवरी लोक नाटक के दौरान, गवरी लोक नाटक के दौरान कौन सी माता का पूजन करते हैं? तो गोरजा माता का। एक इनकी देवी है होवण माता। होमण माता, प्राकृतिक आपदा के समय होमण माता का पूजन करते हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो कौन सी माता का पूजन करेंगे? होमण माता। एक इनमें देवी है भराड़ी माता। भराड़ी माता, विवाह के अवसर पर भील जनजाति के लोग भराड़ी माता का पूजन करते हैं, और दीवारों के ऊपर भराड़ी माता के चित्र भी बनाए जाते हैं, जिसको भराड़ी चित्रण बोलते हैं। तो देवियां याद करिए, कुल देवी आमजा माता, केलवाड़ा उदयपुर में मंदिर है। एक है खोडियाल माता, विकलांग भील पूजा करता है। गोरजा माता, गवरी लोक नाटक के दौरान भील जनजाति के लोग पूजा करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय होमण माता का पूजन करते हैं, और विवाह के अवसर पर ये भराड़ी माता का पूजन करते हैं, और दीवारों के ऊपर चित्र बनाते हैं, उसको बोलते हैं भराड़ी चित्रण। फिर चलते हैं अपने अगले पेज पर।
अब भीलों के नृत्य, नृत्य बहुत सारे इनके। एक है नेजा। अब आप कहोगे सर नेजा तो मीणाओं में बताया था। नेजा नृत्य भीलों का भी है और नेजा नृत्य मीणाओं का, दोनों का ही। होली और इसके आसपास के दिनों में नृत्य किया जाता है। एक है दवीचकी नृत्य, गवरी नृत्य। बाकी लोक नृत्य टॉपिक आएगा तो और विस्तार से बताऊंगा कौन कौन से अवसरों पर। इतना इतना याद करना, इतना भी जनजातियां पढ़ रहे तो साथ साथ में थोड़ा यही भी हो जाए। नेजा नृत्य, द्विचकी नृत्य, गवरी, हाथी मना, गेर नृत्य, गोरी, खाडलिया, युद्ध, रमणी, ये नृत्य हैं इनके। नेजा, द्विचकी, गवरी, हाथीमना, गेर, गोरी, खाडलिया, युद्ध और रमणी, ये भील जनजाति के नृत्य। अच्छी तरीके से याद करना। बाकी इनके विस्तार से अपने लोक नृत्य टॉपिक और आएगा आगे, उसके अंदर वो पूरा विस्तार से बताऊंगे कौन कौन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। अब इनमें भीलों में ढोल, 3 तरीके के ढोल बजाए जाते हैं भीलों के अंदर। एक तो है नाचणीय ढोल, एक है गारिये और तीसरा देवाल। नाचणीय, गारिये और देवाल, ये 3 प्रकार के ढोल बजाते हैं। भील जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर नाचणीय ढोल, संकट के समय गारिये ढोल और प्राकृतिक आपदा के समय देवाल ढोल बजाते हैं। ये 3 तरीके के ढोल। तो नृत्य याद करना, नेजा, द्विचकी, गवरी, हाथीमना, गेर, खाडलिया, युद्ध, गोरी, रमणी, ये नृत्य है। ढोल 3 प्रकार के, नाचणीय, गारिये और देवाल। नाचणीय ढोल विवाह के अवसर पर, गारिये ढोल प्राकृतिक आपदा के समय, और गारिये ढोल संकट के समय, और देवाल ढोल है वो प्राकृतिक आपदा के समय बजाए जाते हैं। तो अपने 2 जनजातियां पढ़ लिया, एक मीणा जनजाति पढ़ ली और एक भील जनजाति। ये 2 अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और बाकी आगे जो टॉपिक बचा है, ग्रासिया, शहरिया, कथोड़ी, कंजर, डामोर, सांसी, इन जनजातियों के बारे में अगले क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास लगाते जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।